हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 को हम पढ़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमें ये कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मनीष लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी सर हमने जो वो किया था, एक फॉर्मेट किया था, उस फॉर्मेट में कहाँ पे है ये दिखाता हूँ तुम्हें। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये रहा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सर हमें क्या कैलकुलेट करना है? तुम्हें सिर्फ पार्ट ए को कैलकुलेट करना है, यानी तुम्हारी कैलकुलेशन यहाँ से लेकर इतनी इतनी रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मेट को वहाँ पे उठा के ले जाते हैं ताकि हमें नया फॉर्मेट ना बनाना पड़े। तो हमने यहाँ से उठाया इस फॉर्मेट को और इसको कॉपी कर लिया। FM क्वेश्चन इलस्ट्रेशन अभी जाके पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया तुम्हारा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हम इसी के अंदर सारी की सारी कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ कर रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, उसके बाद में कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो सर क्या ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन देख लेते हैं, पता चल जाएगा। हम इसमें आए, हमने देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखे हैं, यानी हमने जो धंधा किया उससे हमें रेवेन्यू कितना आया, लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद इसने एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन दे रखा है, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और उसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, इंक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ₹2000। उसके बाद में इसने हमें इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है, इतना तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट है। उसके बाद इसने थोड़े बहुत बैलेंसेस दे रखे हैं बैलेंस शीट के। सबसे पहला बैलेंस है ट्रेड रिसीवेबल का, उसके बाद में है प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके बाद इन्वेंट्री का बैलेंस है, ट्रेड पेबल्स का एक्सपेंसेस है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बैलेंस है। तो सर हमें जो चाहिए इंफॉर्मेशन, हमें चाहिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स और हमें चाहिए कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़। सर इसकी इन्फॉर्मेशन तो दे ही नहीं रखी, तो देखो नहीं दे रखी ना, तो हम कैलकुलेट करेंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट बना देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स का, और वर्किंग नोट नंबर सेकंड बना देंगे हम कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ का। अब इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हम वर्किंग नोट फर्स्ट बना रहे हैं किसका, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स का। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, कैश कहाँ कहाँ से आया है। सबसे पहली चीज़ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, P&L के अंदर दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पहला लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना दे रखा है, 2,25,000। 2,25,000। इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट है क्या? एडजस्टमेंट किसकी है? एडजस्टमेंट दे रखी है इसने ट्रेड रिसीवेबल की। अब सवाल उठता है, सर आपने सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल की एडजस्टमेंट क्यों करोगे? देखो हम इसकी एडजस्टमेंट सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि हमें देखना है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर हमारे जो P&L के अंदर थे, कस्टमर की जितनी भी अमाउंट्स थी वो तो हमने उठा ली, हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस उठा लिया, हमारे कस्टमर से रिलेटेड ये था। बाकी सारे तो खर्चे हैं, तो बाकी सारे तो आएंगे नहीं,
ठीक है सर। अब बैलेंस शीट में आपने सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल क्यों उठाया? क्योंकि हमारे कस्टमर से रिलेटेड यही है, चाहो तो चेक कर लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस कस्टमर से कोई लेना देना नहीं, इन्वेंट्रीज कोई लेना देना नहीं, ट्रेड पेबल कोई लेना देना नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई लेना देना नहीं। तो हमारे जो कस्टमर का कैश अफेक्ट करता है वो ट्रेड रिसीवेबल से होता है। तो हम इसकी अब एडजस्टमेंट कर देते हैं। इसकी एडजस्टमेंट क्या चल रही है? ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इसने 53,600 का और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 68,000 का। अच्छा देखो इसको टाइमलाइन पे समझो। 1/4/2015 को इसने बैलेंस दे रखा है 53,600। 31/3/2016 को इसने बैलेंस दे रखा है 68,000। यानी हमारे जो डेटर हैं वो बढ़ गए। कितने से बढ़ गए? 68,000 माइनस 43,600, यानी बढ़ गए सर 14,400 से। ओ माय गॉड सर, इसका मतलब ये बैलेंस शीट में दिख रहा है, यानी इन्होंने पैसा तो दिया ही नहीं सर। 14,400 लोगों ने हमें कैश नहीं दिया सर, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हमने उनकी इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड किया सर। तो कैश नहीं दिया तो हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो 14,400 का कैश आया क्या? कैश नहीं आया सर, तो माइनस 14,400। मैंने इसके आगे अमाउंट, ये जगह खाली छोड़ी है, वो क्यों छोड़ी है मैं बताऊंगा। तो अगर हम इसका नेट कर लें तो तुम्हारा आंसर आ रहा है 2,25,000 माइनस 14,400, 2,10,600 का सर हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर हुआ सर। हमें कस्टमर ने 2,10,600 का ही कैश दिया क्योंकि बाकी अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बन गई कि यहाँ पे माइनस क्यों हुआ है ये। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है देखो, यहाँ पे लिखना। ये तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है, ये तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो तुम कैलकुलेशन कैसे करोगे? माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना कितना है? 68,000 तो क्लोजिंग है, 68,000 तो क्लोजिंग है, और ओपनिंग तुम्हारा हो गया 53,600। 53,600 तो नेट क्या आएगा? 14,400। ठीक है सर, ये हमें समझ आ गया। अब मैं तुम्हें एक और तरीके से समझाता हूँ कि इसी टाइमलाइन को देखो हुआ क्या होगा। इस 14,400 की कहानी कर रहे हैं हम आगे। ये सेकंड तरीका है समझने का। ओपनिंग के अंदर क्या पड़ा था हमारा? ओपनिंग के अंदर 1/4/15 को 1/4/2015 को हमारा पड़ा है 53,600। क्लोजिंग हमारा हुआ है 31/3/2016 को। 31/3/2016 को हमारा क्लोजिंग हुआ है और हमारी अमाउंट कितनी बची है? 68,000। देखो हुआ क्या होगा साल के अंदर, इन लोगों ने तो कर दी होगी पूरी पेमेंट इस साल के अंदर, धीरे 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 पेमेंट करते गए होंगे। लेकिन ये जो 68,000 है ना, 68,000 का पेमेंट नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, जब इनका पेमेंट कितनों की होगी हमारे पास 53,600 की पेमेंट होगी, यानी प्लस 68,000 लोगों ने पेमेंट नहीं किया, यानी 68,000 लोगों ने पेमेंट नहीं किया मतलब माइनस। तो यही तो हम कर रहे हैं। देखो 53,600 प्लस पेमेंट नहीं किया 68,000 वालों ने माइनस। तो इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा? इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा? 14,400 रुपये हमारे पास नेट कैश नहीं आया। तो इसलिए ऐसे दो तरीके हो गए समझने के। पहला तरीका तो ये है, टाइमलाइन के अंदर चेंज देख लो तुम 14,400 का, जो कि इधर आ जाता है। अगर तुम कैलकुलेशन देखना चाहो, दूसरा तरीका कि साल के अंदर सर कुछ पेमेंट आई होगी, कुछ पेमेंट नहीं आए, तो उन पेमेंट जो आई उसमें से नहीं आई को माइनस कर दो। हमारा नेट कैश नहीं आया 14,400, वो इधर हमने अमाउंट दिखा दी।
ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब हम आते हैं वर्किंग नोट नंबर सेकंड पे। वर्किंग नोट नंबर सेकंड। वर्किंग नोट नंबर हमारा सेकंड है कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज का। कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। पर्टिकुलर्स आ गए, इधर अमाउंट आ गया। इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, खर्चों की इंफॉर्मेशन दे रखी है इसने। सबसे पहली बात तो ये है सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इसने दे रखा है 1,64,250। इसको लिख लेते हैं हम पहले। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,64,250। उसके बाद में क्या है, उसके बाद सर इसने खर्चे दे रखे हैं बाकी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो हम इसको भी लिख लेते हैं 20,750। हमारे खर्चों के अंदर एक ऐड हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 20,750। और कोई खर्चा ऐड हो रहा है। और आगे देख रहे हैं डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन तो खर्चा है, लेकिन क्या इससे तुम्हारा कैश जाता है क्या? डेप्रीसिएशन से तुम्हारा कैश जाता है क्या? नहीं सर। तो हम क्या करेंगे, हम डेप्रीसिएशन के साथ भेदभाव करेंगे। हम डेप्रीसिएशन को छोड़ देंगे, हम डेप्रीसिएशन को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है कैश। हमें कैलकुलेट करना है कैश, और कैश के लिए डेप्रिसिएशन का कोई जगह नहीं है। हम आगे करते हैं। अगला इसने दे रखा है अदर एक्सपेंसेस, साथ में एक एडजस्टमेंट भी है। अब हम इसको समझते हैं। देखो इसने अदर एक्सपेंसेस हमें बता रखे हैं 9,000 रुपीज़ के, ठीक है सर। साथ में इसने बता रखा है इंक्लूडिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 2,000। सर हुआ क्या है देखो, तुम्हारे खर्चे हुए 9,000 रुपये के, जिसमें से 2,000 रुपये जो है ना तुमने राइट ऑफ किया है, यानी तुमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में से सिर्फ हटाया है थोड़ा सा। देखो जब हम किसी भी एक्सपेंसेस का, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इनको जब हम राइट ऑफ करते हैं ना, इससे हमारे P&L का प्रॉफिट तो कम होता है, हमारा P&L का प्रॉफिट तो कम होता है, लेकिन हमारा कैश अनअफेक्टेड रहता है। क्या हमारे जेब से कैश गया क्या? नहीं गया सर। यानी सर 9,000 में से 2,000 तो कैश गया ही नहीं, हमारा टोटल कैश गया कितना है? 9,000 में से 2,000 माइनस कर दो, हमारा 7,000 ही कैश गया है सर। तो हम इसको वर्किंग नोट नंबर 2 में दिखा देते हैं। अदर एक्सपेंसेस कितना हुआ ब्रैकेट में 9,000 P&L में दिखाया, 2,000 का हमारा कैश तो गया ही नहीं, हमारा 7,000 एक्स्ट्रा हो गया। तो यानी हमारा बन गया 27,750 की कैश गया। ठीक है सर। आगे कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है? आगे इसने दे रखा है इनकम टैक्स बता रखा है, कोई बात नहीं, इनकम टैक्स तो कहीं और लगाएंगे। उसके बाद में हमने ट्रेड रिसीवेबल की एडजस्टमेंट कर ली है, अब आया हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देखो पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है ये समझ लो। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा होता है असेट, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा असेट है। सर होता क्या है, मान लो कि तुमने ना अपने फ़ोन का रिचार्ज कराया, तुमने हर महीने रिचार्ज कराते हो, तुमने क्या किया 1 साल का रिचार्ज खरीद लिया, ठीक है। तो तुमने क्या किया, एक्सपेंसेस को प्रीपे कर दिया, तुमने एक्सपेंसेस का पहले से ही खर्चा उठा लिया, तो तुम्हारा एसेट बन जाएगा। तो इसलिए ये तुम्हारा एसेट होता है, जिसकी तुम्हारे ओपनिंग अमाउंट दे रखी है 3,400, क्लोजिंग अमाउंट दे रखी है 4,000 रुपये। तो सर इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है? देखो इसकी एडजस्टमेंट ऐसे है, 3,400
400, ये टाइमलाइन है। डेट्स कौन सी हैं? 1/4/15, 1/4/15, 31/3/2016। तुम्हारा है 3,400 था, क्लोजिंग में तुम्हारा 4,000 बना। तो हमारा पहला तरीका है चीज़ को समझने का, ठीक है। इसमें समझो जब साल शुरू हुआ तब तुमने 3,400 का खर्चा पहले से ही कर रखा था। साल के ख़त्म होते होते हमने 600 रुपये जेब से और निकाल के दे दिए। हमने 600 रुपये अपनी जेब से और निकाल के दे दिए, तो हमारा 600 रुपये का ही एडिशनल खर्चा हुआ। तो सर हमारा 600 रुपये का और एडिशनल खर्चा हो गया, ठीक है। सर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है इसको समझने का, दूसरा तरीका ये है, जब साल की शुरुआत हुई तो ये वाले खर्चे तो ख़त्म होते गए होंगे धीरे 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 धीरे, ये वाले खर्चे तो ख़त्म होते गए होंगे धीरे धीरे, और जो तुम्हारा लास्ट में जो 4,000 रुपये बचा है तुमने इसका कैश पेमेंट कर दिया होगा, इसकी तुमने पेमेंट कर दी होगी। तो सर हम इफ़ेक्ट दिखाने के लिए नेट दिखा देते हैं। इफ़ेक्ट, हमारा नेट इफ़ेक्ट क्या रहेगा? 4,000 जो तुम्हारा क्लोजिंग था माइनस ओपनिंग 3,400, तो तुम्हारा नेट इफेक्ट क्या आया? सर 600 रुपये एक्स्ट्रा गया है, 600 रुपये तुम्हारा एक्स्ट्रा गया। तो हम यहाँ पे नेट दिखा देते हैं। हार्ड लेस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लोजिंग तुम्हें दे रखा है 4,000 रुपये, ओपनिंग दे रखा है 3,400 रुपये, नेट आया 600 रुपया हमारी जेब से एक्स्ट्रा गया, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। डिलीट करना आ गया मेरे को, ऐसा अपने सिलेक्ट किया, क्लिक किया, डिलीट। अब हम आगे करते हैं। हमारा है इन्वेंट्रीज़ की एडजस्टमेंट। इन्वेंट्रीज सेम रहती है इन्वेंट्रीज़ की, क्योंकि ये भी हमारा असेट ही होता है ना, इसकी भी सेम रहती है। हम 45,000 में से 33,750 की माइनस कर देंगे। टोटल कितना आएगा? 45,000 माइनस 33,750, 11,250 का एक्स्ट्रा कैश पेमेंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया? 45,000 क्लोजिंग है, 45,000 क्लोजिंग है, 33,750 ओपनिंग है, 33,750 ओपनिंग है, माइनस कर दिया। 45,000 माइनस 33,750 ओपनिंग है, 11,250 का कैश क्या होगा हमारी जेब से, ठीक है सर। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड पेबल, हम इस पे आगे ट्रेड पेबल में। ट्रेड पेबल 39,000 ओपनिंग है, 45,000 क्लोजिंग है। 39,000 ओपनिंग है, 39,000 ओपनिंग है, और क्लोजिंग कितना है? 45,000 क्लोजिंग है। इसकी एडजस्टमेंट समझ लो, क्योंकि ये तुम्हारा एक तरह से लाइबिलिटीज़ आ गया ना। तो एसेट की तो तुम समझ गए, एसेट का तुमने क्या निकाला है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। लाइबिलिटी का पता है इसका उल्टा हो जाता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्यों होता है अब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो ये तुम्हारी टाइमलाइन है, 1/4/2015, 1/4/2015, 31/3/2016। तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 39,000, क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दे रखा है 45,000। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या निकाला? हमने इसका निकाला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यानी
39,000 माइनस 45,000, 39,000 माइनस 45,000, तो तुम्हारा नेट आया नेट माइनस 6,000। सर क्या हुआ यहाँ पे, देखो क्या हुआ 39,000 का तुम्हारा ट्रेड पेबल था, तुमने पे करना था। सर लास्ट में तो इसकी अमाउंट बढ़ गई, यानी क्या हमने पे किया, क्या हमने पे नहीं किया, तभी तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई। हमने पे नहीं किया तभी तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। ओ माय गॉड सर, आप ये कहना चाहते हो हमने पे नहीं किया तो हमारा कैश तो डिक्रीज ही नहीं हुआ। जब हमारा कैश डिक्रीज नहीं हुआ तो हम उसको माइनस ही तो कर देंगे, क्योंकि हमारे जेब से तो कैश गया ही नहीं। तो फाइनल नेट क्या होता है, हमने जेब से तो कैश गया ही नहीं। तो जब जेब से तुम्हारा कैश नहीं गया तो तुम ऐसा कर दोगे, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, ठीक है, ट्रेड पेबल, ओपनिंग कितना है तुम्हारा 39,000, क्लोजिंग है तुम्हारा 45,000, नेट क्या आ गया 6,000 आ गया। ठीक है सर। अब बचा तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, तुम्हारी लायबिलिटी है। हम इसके लिए क्या करेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ऐड लेस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या अमाउंट दे रखी है, अमाउंट दे रखी है 2,500 ओपनिंग दे रखी है 2,500, क्लोजिंग दे रखी है 3,000। यानी सर 500 रुपया जो था वो हमारी जेब से तो कभी गया ही नहीं, तो इसको नेट कर लो। 1,64,250 प्लस 27,750 प्लस 600 प्लस 11,250 माइनस 6,000 माइनस 500, 1,97,350। अब ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देनी है तुम्हें। देखो हुआ क्या है, हम इसको समझते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे अमाउंट्स भी डालनी रह गई ना, हम इनके अमाउंट्स डाल देते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से हमारी अमाउंट क्या आई है 2,10,600, हमारी अमाउंट आई है 2,10,600 माइनस जो हमारी वर्किंग नोट नंबर 2 से आई है अमाउंट 1,97,350 माइनस में है, तो इसको माइनस कर दो। 2,10,600 माइनस 1,97,350 इज इक्वल टू 13,250। इनकम टैक्स पेड कितना है तुम्हारा 4,000 रुपये। इनकम टैक्स पेड है तुम्हारा 4,000 रुपये। 4,000 माइनस कर दो, कितना आ गया माइनस 4,000, 9,250। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दे रखी हैं क्या बैलेंस शीट में, नहीं दे रखी सर, नील। प्रोसीड्स फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट दे रखे है क्या, नहीं दे रखा सर, नील। आंसर क्या आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, तुम्हारा आंसर आ गया 9,250। अब इसको ना अंडरस्टैंड कर लो कि ये चला क्या है यहाँ पे। देखो हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। हमारे पास जो पैसा आया है हमने उसका वर्क नोट बनाया है। अब देख लो इसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तुम्हारे पास पैसा आया है 2,25,000 का, ठीक है।
उसके अंदर हमने एडजस्टमेंट कर दी डेटर्स की। डेटर्स की एडजस्टमेंट क्यों करी? क्योंकि वो हमारे कस्टमर होते हैं। तो सर हमने उसकी एडजस्टमेंट ऐसे करी है, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दिया। क्यों करी हमने ऐसी? क्योंकि सर 14,400 का तो क्या था, हमारे कैश आया ही नहीं था और हमें कैश को कैलकुलेट करना है, तो हमने उसकी अमाउंट माइनस कर दी। तुम्हारा 2,10,600 रुपया आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ को एक तरह से हमारे खर्चे बताने थे कि हमारे खर्चे का कैश में पेमेंट कितना हुआ है। तो हमने वही किया। सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस P&L से उठाया। उसके अंदर हमने सारी की सारी जो कैश और नॉन कैश से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स थी वो करी। सबसे पहले एडजस्टमेंट हमने करी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस के, क्योंकि हमारी कैश में पेमेंट हुई है। उसके बाद में हमने अदर एक्सपेंसेस उठाए। अदर एक्सपेंसेस 9,000 दे रखे थे, लेकिन 2,000 जो रुपए थे उसकी कैश में पेमेंट नहीं हुई थी, क्योंकि उसको हमने राइट ऑफ किया था। तो सर हमने नेट 7,000 की पेमेंट करी। तो इन दोनों का हमने फिर बाद में टोटल कर लिया। उसका टोटल आया 27,750, ठीक है। उसके बाद में सर इसने बैलेंस शीट के अंदर हमें दे रखे थे प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे थे सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा असेट होता है सर, और जब हमारा एसेट इंक्रीज हुआ होगा, जब हमारा एसेट इंक्रीज हुआ होगा तो हमने हमारी जेब में से तो कैश दिया होगा ना। हमने हमारी जेब में से कैश दिया है, तो सर हमारी जेब में से एसेट कितने से इंक्रीज हुआ? 600 रुपये से इंक्रीज हुआ सर हमारा एसेट, और हमने 600 रुपये से इंक्रीज हुआ तो हमने इसको प्लस 600 कर दिया सर, क्योंकि हमारी जेब से तो कैश गया एक्स्ट्रा 600 का, ठीक है सर। उसके बाद में सर इसने इन्वेंट्री दे रखी थी सर। इन्वेंट्री हमारी क्लोजिंग में क्या हुई है? इंक्रीज हुई है सर। हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है सर। हमारी जेब से तो पैसा गया है, हमारी जेब से पैसा गया है, इसलिए हमने कैश गया है, इसलिए हमने 11,250 ऐड कर दिए, ठीक है सर। उसके बाद में सर ये दो एडजस्टमेंट आती हैं हमारी लाइबिलिटीज़ की आती हैं सर। पहली है ट्रेड पेबल की। सर ट्रेड पेबल में क्या हुआ, हमारा जो ओपनिंग था ना, ओपनिंग कम था, हमारा क्लोजिंग ज़्यादा था, ठीक है। लाइबिलिटी में बच्चों उल्टा हो जाता है। जैसे तुम्हारा जब एसेट के अंदर जब तुम इंक्रीज कर रहे थे तो तुम्हारा कैश जा रहा था ना, लाइबिलिटी में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज करती है ना तो तुम्हारे पास कैश आता है, कैश आता है। या फिर यूँ कह दूँ कि तुमने कैश की पेमेंट ही नहीं करी तो तुम्हारी जेब भरी रह गई, ठीक है सर। तो हमारा क्या हुआ, अब लाइबिलिटी में हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है सर। हमारी जब लाइबिलिटी इंक्रीज करी तो हमने कैश तो दिया ही नहीं, हमने कैश तो दिया ही नहीं। जब हमने कैश नहीं दिया तो सर हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो सर अब आती है बारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। जब हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए 500 रुपये से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए 500 रुपये से, सर हमने 500 रुपये के तो पेमेंट ही नहीं करी। जब हमने पेमेंट ही नहीं करी तो हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमने सारी कैश की एडजस्टमेंट करी तो तुम्हारी कैश की अमाउंट आ गई 1,97,350। फिर हमने इन दोनों अमाउंट्स को अपने इस फॉर्मेट में डाला और हमारा आंसर आ गया 9,250। अब हम देख लेते हैं कि तुम्हारी बुक में किस तरीके से सॉल्व कर रखा है। पहले हम आंसर मैच कर लें। आंसर क्या आ रहा है? 9,250 आंसर मैच हो गया, ठीक है सर। अब हम बुक को समझ लेते हैं कि बुक वाले ने कैसे हमारा दिमाग ख़राब किया है। तो देखो, ये सबसे पहले तो उसने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बता रखा है। तो कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स बता दिया, ये हमने कर लिया। कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ बता दिया, हमने वर्किंग नोट 2 बना लिया। उसका इनकम टैक्स पेड 4,000 का ये हमने कर लिया। उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निल थे, निल हो गया सर, हमारा आंसर मैच कर गया 9,250। ये तो ठीक है। अब यहाँ पे आती है दिक्कत, हम इसका पढ़ते हैं। इसने किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें बाद में इसने ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऐड कर दिए, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड इसने माइनस कर दिया। हमने भी यही किया, हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऐड कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल माइनस कर दिया। यही बुक वाले ने किया। अब हम आते हैं इसके वर्किंग नोट नंबर 2 पे। वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर क्या करा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, 1,64,250, ठीक है सर। उसके बाद इसने इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट कर दी, ठीक है। इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट का हमने रूल लिख रखा है कि जब हमारा अगर करंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो हमने क्या किया, हमने उसके लिए कैश पे किया, तो उसके वही वाली एडजस्टमेंट करिए। देखो, इन्वेंट्री एट द एंड इसने ऐड कर दी, इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इसने लेस कर दी, वो वाली एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद सर इसने ट्रेड पेबल की एडजस्टमेंट करी है, बिगनिंग को इसने ऐड कर दिया, एंडिंग को इसने लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद में आया ये 3 चीज़ें, इसने 2 चीज़ें ऐड करी हैं,
यहाँ पे 2 चीज़ें दोबारा ऐड करी है, 2 चीज़ें लेस करी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, सेम चीज़ हम इसी फॉर्मेट में कर रहे हैं, ठीक है। इसने फ़र्क क्या कर दिया, इसने इसको यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखा है। देखो बताता हूँ, बुक वाला हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि ना तुम्हें बुक पढ़ के भी ऐसा ना लगे कि हाय राम ये बुक क्या कर रही है, तो बुक वाला ताकि समझ आ जाए। देखो जब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से हम इन्वेंट्री को एडजस्ट कर देते हैं ना, तो हमने टोटल कितना माल खरीदा आ जाता है, तो इसने वो निकाला है। इसलिए इसने पहले इन्वेंट्री को एडजस्ट किया, उसके बाद में इसने एडजस्ट किया ट्रेड पेबल को, ट्रेड पेबल को इसने एडजस्ट कर दिया। तो तुम्हारा क्या आ गया, टोटल कैश कितना पे किया तुमने खर्चों के लिए, क्योंकि हमने अपने ट्रेड पेबल्स को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद में देखो जब ये इसके अंदर ट्रेड पे टोटल कैश पेड फॉर परचेजेस के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर देगा, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह को भी एडजस्टमेंट कर देगा, तो तुम्हारा फाइनल जो यहाँ पे आंसर आएगा ना वो आएगा कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज़। तो इसने ये दोनों एडजस्टमेंट अलग अलग कर दी। मेरे को ये फॉर्मेट ठीक नहीं लगता, क्योंकि ऐसे तो हम सारे सिर्फ फॉर्मेट ही लर्न करते रह जाएंगे। तो ये वाला हमने इस तरीके से नहीं किया, हमने अपने तरीके से प्लस माइनस कर लिया। दूसरा इसका तरीका वो ज़्यादा बेटर है, दूसरे वाले में इसने कर रखा है और वाले को पढ़ लेते हैं। और वाले में इसने क्या किया, हमारी तरीके से चला है ये बिल्कुल भी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है हमने भी यही किया। उसके बाद में इसने 2 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर लिया, डिट्टो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या किया, जितने भी ऐड होने वाली चीज़ें थी वो एक साथ लिख दी, जितनी भी लेस होने वाली चीज़ें थी वो एक साथ लिख दी। हमने क्या किया सर, हमने अलग अलग कर दिया, बाकी कोई बात नहीं है, हमने सिर्फ अलग अलग कर दिया। तुम चाहो तो जो ऐड होने वाली है वो एक साथ लिख दोगे, तो ये वाली यहाँ पे चली जाएगी, ये वाली यहाँ पे चली जाएगी, ये वाली यहाँ पे चली जाएगी, और लेस होने वाली अलग कर दोगे, तुम फिर लेस होने वाली अलग कर दोगे, ये वाली लेस होने वाली अलग चली जाएगी, ये अलग चली जाएगी, ये अलग चली जाएगी, ये एक साथ लेस कर दो। तो तुम्हारा फॉर्मेट ऐसा बन जाएगा, ऐड की सारी अमाउंट्स यहाँ पे आ जाएंगी, लेस की सारी अमाउंट्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब देखो तो उसने ऐड कर दिया, लेस कर दिया। तुम्हारी बुक के अंदर वाला सॉल्यूशन गलत दे रखा है, तुम इसके अंदर चेंजेस क्या क्या करोगे अपनी बुक के अंदर वो देखो। इसने यहाँ पे ऐड जो दे रखा है वो सही दे रखा है तुम्हारी बुक के अंदर, यहाँ पे भी ऐड सही दे रखा है, यहाँ पे इसने लेस को नहीं लिखा, तुम लेस लिखो अपनी बुक के अंदर लिख लो लेस, ठीक है। जब तुमने लेस लिख लिया तुम आगे ये लिखो, इसने 3 ही खर्चे दे रखे हैं, चौथा खर्चा ये नया वाला है, इसने नहीं दे लिख रखा है इसको। यहाँ पे चौथा खर्चा लिखो, इन्वेंट्री एट दी बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट दी बिगिनिंग लिखो 33,750, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग 33,750, तुम्हारा फिर आंसर मैच कर देगा 1,97,350, ठीक है। अब हम आगे कौन सा फॉर्मेट चूज़ करेंगे। देखो अगर अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चलना चाहो तो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ये वाला फॉर्मेट बहुत सही रहता है जो मैंने तुम्हें करवाया अभी, क्योंकि इसमें प्लस माइनस एक एडजस्टमेंट होती रहती है। लेकिन ठीक है अगर तुम बुक वाले तरीके से भी चलना चाहो ना, एक साथ ऐड कर दो एक साथ लेस कर दो, तो ठीक है तुम वो भी कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो एक ना सूत्र लिख लो, सूत्र तो क्या का एक शॉर्टकट है कि जितने भी करंट एसेट के क्लोजिंग होते हैं वो ऐड होते हैं, जितने भी करंट एसेट के क्लोजिंग होते हैं वो ऐड होते हैं, और ऐड के अंदर ही करंट लायबिलिटीज़ का ओपनिंग होता है। यानी ऐड का जब तुम ऐसे करोगे ना, इकट्ठा करोगे सारे ऐड, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट एसेट्स ऐड करते जाओगे और वहीं पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट लायबिलिटीज़ को ऐड करते जाओगे। लेस में क्या होगा, लेस में इसका उल्टा हो जाएगा, तो तुम्हारा बुक वाला फॉर्मेट बन जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसको लिख लो, ऐड करंट एसेट क्लोजिंग करंट लायबिलिटी ओपनिंग, ठीक है। चाहो तो तुम यहाँ पे चेक कर लो, करंट एसेट के क्लोजिंग ऐड हो रहे हैं सारे। देखो इन्वेंट्री एट दी एंड ऐड हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट दी एंड ऐड हो गया, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ क्या, ओपनिंग ऐड हो रहे हैं। देखो ट्रेड पेबल का बिगिनिंग ऐड हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बिगिनिंग ऐड हुआ है। अब जब हम इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो देखो उल्टा होते होते ये तुम्हारा बिल्कुल वही मैच कर जाएगा। लेकिन ठीक है, रटना भी गलत बात नहीं अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि क्यों कौन सी चीज़ ऐड हो रही है, क्यों कौन सी चीज़ माइनस हो रही है। इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व करते करते 35 मिनट हो गए, लेकिन बेस्ट बात क्या है, हमने हर चीज़ को जितने भी एंगल से समझ सकते थे अलग अलग एंगल से समझा, क्योंकि क्या है हर बच्चा अलग अलग तरीके से समझता है।
तो तुम्हें सारे तरीके से समझ आ गया। एक तरीका भी समझ आया हो बहुत अच्छी बात है, दोनों तरीके से समझ आ गया हो बहुत अच्छी बात है, एक भी तरीके से समझ ना आया हो तो मैं सामने होऊंगा तुम्हारे, तुम वहीं पे मेरे से डाउट्स कर लो। ये वाली स्क्रीन तुम्हारी फाइनल, ये चेक कर लो। ये तो बहुत आसान है वैसे, ठीक है। 2,10,000 इधर आ गया, 2,10,000 माइनस 1,97,350, फिर तुम्हारे नेट बैलेंस आ गया, उसके बाद माइनस 4,000, फिर 9,250 एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और प्रोसीड फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट की एंट्री नहीं दे रखी, तो नेट 9,250 आ गया, ठीक है। अब हम आगे वाला नोट कर लो, छोटा सही है ये वाला तुम नोट कर लो, ये वाला तुम नोट कर लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,25,000 और फिर बाद में दोनों की दो एंट्रीज। कईयों को पता मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ना आपने ना माइनस पहले किया है प्लस बाद में किया है, तो इसका मैथ्स पे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। बस बात यह है कि जब हम इसको प्लस वाले को ऊपर दिखा देते हैं ना, ऐसा मैं दिखाता हूँ क्या, जब हमने जो ओपनिंग बैलेंस का जो प्लस किया है अगर हम इसको ऊपर दिखा देंगे ना, अगर हम इसको ऊपर दिखा दें और माइनस वाले को नीचे दिखा दें, ऐसा कर दें, तो क्या होता है सुंदर लगता है, बेटर लगता है कि हाँ प्लस में से माइनस माइनस किया। बाकी जिनको मैथ्स की नॉलेज है उनको पता होगा कि ऊपर माइनस करो चाहे नीचे माइनस करो, बात तो एक ही आती है, ठीक है। तो तुम चाहे तो ऐसे कर लो, प्लस पहले दिखा दो माइनस बाद में दिखा दो, ठीक है। नोटिंग होगी इसकी, चार ही तो 4-5 अमाउंट है सारी। अब फाइनल ये लो, ठीक है।